जब कोई एनिमे के अंदर कोई ऑरा फार्मिंग कैरेक्टर ना होकर एक नॉन फैन सर्विस वाली फीमेल लीड हो विथ प्योर यूनिक पीसफुल बट कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन, तो बहुत कम लोग उसे देखना, समझना और बात करना चाहते हैं। एपोथेकेरी डायरीज एनिमे कुछ उसी टाइप का एनिमे है, कुछ जगहों पे फेमस बट कुछ जगहों पे अंडररेटेड। एन एनिमे एंड स्टोरी फोकस्ड ऑन चाइनीज हिस्टोरिकल थीम, एपोथेकेरी, मिस्ट्री, क्राइम्स एंड मेजोरिटी एनिमे से भी अच्छे से दिखाने वाली चीज रोमांस। 2023 में जब इसका फर्स्ट सीजन एयर हो रहा था बिसाइड्स फ्रीरन, तब मैं कुछ नए एनिमे के तलाश में इसका यूनिक प्लॉट देखकर फर्स्ट एपिसोड देखा एंड उसी एक एपिसोड से इस एनिमे ने मुझे पूरे सीजन के लिए खरीद लिया एंड मैं समझ गया कि दिस इज नॉट गुड बट ग्रेट एनिमे। एंड सीजन खत्म होते होते ये बहुत ही पॉपुलर हो गया बिकॉज एनिमे में सब कुछ बहुत अच्छा था, स्टोरी की पेसिंग से लेके कैरेक्टर्स एंड एनिमेशन तक। अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा तो तुमको बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो ध्यान से। इवन दो इस एनिमे का फोकस चाइनीज हिस्टोरिकल थीम एंड एपोथेकेरी के बारे में है, ये रोमांस वाले एलिमेंट पे साइलेंटली ज्यादा फोकस करती है और इतने अच्छे से दिखाती है जितना उस एलिमेंट का लगभग कोई भी एनिमे शो नहीं कर पाता। एंड एपोथेकेरी डायरीज सिर्फ एपोथेकेरी के बारे में ही नहीं रह जाती, और शायद तुमने ये देखते हुए नोटिस भी नहीं किया होगा। रोमांस जॉनरा हमेशा से मेरा वन ऑफ द फेवरेट जॉनरा रहा है। मैंने कई रोमांस एनिमेस देखे हैं जहां एक तरफ कुछ जेन्युइन अच्छी स्टोरीज होती हैं जो रिलेशनशिप्स को एक मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्लोर करती हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी सीरीज होती हैं जो फोर्स्ड ड्रामा, अननेसेसरी लव ट्रायंगल्स, फैन सर्विस और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे चलती हैं जो एक सिंपल कॉन्वर्सेशन से सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इस एनिमे के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे तरह के रोमांस एनिमेज ज्यादा पसंद आते हैं जब वो प्लॉट का मेन फोकस ना हो करके एक बड़ी स्टोरी के अंदर नेचुरली ग्रो करे। पहली नजर में एपोथेकेरी डायरीज एक मिस्ट्री ड्रामा लगता है जो इंपीरियल पैलेस में सेट है, जहाँ लीड कैरेक्टर माओ माओ एक शार्प पॉइजन लविंग एपोथेकेरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ मेडिसिन और स्ट्रेंज एलिमेंट्स सॉल्व करने वाली स्टोरी कुछ और बन गई है। ये धीरे धीरे एक ऐसी कैरेक्टर ड्रिवन रोमांस बन गई है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। माओ माओ इज़न्ट अ टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट। वो पावर या रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागती, बल्कि वो सरकाज़म और क्यूरियोसिटी से भरी हुई है और कभी कभी थोड़ा ओवर एंथुसियास्टिक हो जाती है जब बात ड्रग्स, पॉइजन और स्ट्रेंज मेडिकल कंडीशंस की होती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ अपीयरेंस और सर्वाइवल सब कुछ है, वो इसलिए स्टैंड आउट करती है क्योंकि उसे इन सब चीजों की कोई परवाह ही नहीं है। जब इनर पैलेस की दूसरी औरतें फेवर जीतने और स्कीम्स बनाने में बिजी होती हैं, माओ माओ का आइडिया ऑफ फन होता है पॉइजन टेस्ट करना। माओ माओ का पर्सपेक्टिव काफी क्लिनिकल है। अपने एडॉप्टिव फादर एक स्किल्ड एपोथेकेरी के साथ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पली बड़ी माओ माओ दुनिया को साइंटिफिक और कोल्ड डिडक्शन की नजरों से देखती है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो पैनिक नहीं करती, वो उसका कॉज ढूंढती है। अगर कुछ पॉलिटिकली फिशी लगता है तो वो उसका मिस्ट्री सॉल्व करती है। रोमांस, वेल्थ या कोर्ट स्टेटस, ये सब उसके लिए इररिलेवेंट है। वो बस काम करना, ऑब्जर्व करना और अकेली रहना चाहती है। आयरॉनिकली उसकी ये डिसइंटरेस्ट ही उसे फैसिनेटिंग बनाती है। वो परफॉर्म नहीं करती, वो कॉय या लाइकेबल बनने की कोशिश नहीं करती, वो जैसी है वैसी ही रहती है। फ्लॉड, इंटेंस और कभी कभी बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल। और इसी सिंसियरिटी के कारण वो उस इंसान का अटेंशन ग्रैब करती है जिसके साथ वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। जिनशी माओ माओ का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। वो पॉलिश्ड, एलिगेंट और लगभग अनरियल लगता है अपने ब्यूटी के साथ। लोग या तो उसे आदर करते हैं या उससे डरते हैं। सरफेस पे वो एक परफेक्ट प्रिंस टाइप कैरेक्टर लगता है, लेकिन शो क्विकली रिवील करता है कि उसके परफेक्ट एक्सटीरियर के नीचे काफी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है। उसकी लुक्स जितनी एडमायर्ड है उतनी ही एक बर्डन भी है। कोर्ट लाइफ उसे हमेशा एक रोल प्ले करने पे मजबूर करती है, कभी फुल्ली रिलैक्स नहीं होना, कभी अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर पाना। और तब आती है माओ माओ जो उसे एक अजीब उलझन जैसे ट्रीट करती है, ना कि एक प्राइज जैसे। उनका रिलेशनशिप ग्रैंड जेस्चर्स या फेथफुल मीटिंग से स्टार्ट नहीं होता, वो ऑलमोस्ट एक्सीडेंटली होता है। जिनशी माओ माओ की इंटेलिजेंस और शार्प टंग को नोटिस करता है और वो ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है जो कोई और नहीं कर पाता। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हुक करती है वो है माओ माओ का उसके आसपास की लड़कियों के साथ पैटर्न में फिट ना होना। पैलेस की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां जिनशी पे मरती है
एक्सेप्ट माओ माओ। शुरू में जिनशी का इंटरेस्ट प्लेफुल होता है, वो पोक करता है, टीज करता है, रिएक्शन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन माओ माओ का इमोशनल पोकर फेस ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल है। उनकी केमिस्ट्री का ब्रिलियंस ये है कि सरफेस पे सब कुछ स्टिल लगता है, लेकिन अंदर सब कुछ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा होता है। टाइम के साथ माओ माओ सबटाइल चीजें नोटिस करने लगती है, जिनशी के मूड्स, उसके केयरफुल चूजन वर्ड्स और उसके कॉन्ट्राडिक्शंस। चाहे वो कभी कुछ ओपनली एडमिट ना करे, लेकिन हम उसकी पर्सपेक्टिव में चेंज फील कर सकते हैं। कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, बस अटेंशन और अवेयरनेस से सब पता चलता है। और जिनशी भी चेंज होता है। शुरू में माओ माओ उसके लिए एक क्यूरियोसिटी वाली चीज होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रेस्पेक्ट में बदल जाती है, फिर एडमायरेशन और फिर कुछ और ज्यादा इंटीमेट। उनकी कॉन्वर्सेशंस पर्सनल हो जाती है, टीजिंग इमोशनल वेट कैरी करती है और दोनों ऐसे पार्ट्स रिवील करने लगते हैं जो यूजुअली वो छुपा कर रखते हैं। उनका डायनामिक इसीलिए रेजोनेट करता है क्योंकि कुछ भी कभी क्लियरली स्पेल आउट नहीं होता। कोई लव डिक्लेरेशंस नहीं, अचानक कोई इमोशनल ब्रेकडाउन्स नहीं, बस एक ग्रोइंग कनेक्शन होती है जो ग्लैंसेस, डिसीजंस और क्वाइट शिफ्ट्स के थ्रू बनती है। ये विल दे गेट टुगेदर वाली कोई टिपिकल स्टोरी नहीं है। इट्स मोर लाइक कैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने मैटर करने लगे। ये इवोल्यूशन उनके रिलेशनशिप में भी और सीरीज के ओवरऑल थीम में भी है। इसीलिए दी एपोथेकेरी डायरीज को ट्रेडिशनल रोमांस एनिमेज से अलग बनाता है। जो चीज और स्टैंड आउट करती है वो है सेल्फ कंट्रोल। ज्यादा एनिमेज ये मेक श्योर करते हैं कि तुमको पता चले कि ये दोनों कैरेक्टर्स प्यार में गिर रहे हैं। ओवर द टॉप ब्लशिंग, मोनोलॉग्स, सोइलिंग बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन माओ माओ और जिनशी के लिए ये सब स्टिलनेस में होता है। जिनशी का थोड़ा लंबा रुकना जब वो माओ माओ से बात करता है, माओ माओ का किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सक्यूज बनाना जो वो इग्नोर भी कर सकती थी। वो कुछ बोलते नहीं, बट उनके चॉइसेस सब कुछ कह जाते हैं। क्योंकि इसे जबरदस्ती हाईलाइट नहीं किया गया, इसीलिए ये रियल लगता है। रोमांस को स्टोरी का सेंटर होने की जरूरत नहीं होती उसका इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। द एपोथेकेरी डायरीज ये प्रूव करता है कि प्यार उन क्वाइट मोमेंट्स में भी बिल्ड हो सकता है। वो स्टोलन ग्लैंसेस, वो टीजिंग जो थोड़ा ज्यादा मीनिंग होल्ड करती है, वो ट्रस्ट जो धीरे धीरे ग्रो करती है बिना किसी के नोटिस किए। माओ माओ और जिनशी का रिलेशनशिप इसीलिए काम करता है क्योंकि वो फोर्स्ड नहीं लगता, क्योंकि ये स्टोरी अपने कैरेक्टर्स की रेस्पेक्ट करता है और उन्हें नेचुरली इवॉल्व होने देता है। और शायद इसी वजह से एक ऐसी सीरीज जो टेक्निकली रोमांस कैटेगरी में नहीं आती एंड्स अप टेलिंग वन ऑफ द बेस्ट रोमांस स्टोरीज इन एनिमे हिस्ट्री। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताना, एंड अगर तुम ऐसी डिफरेंट एनिमेस के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना।